वेलकम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय प्रायः फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा हुआ। हमने देखा 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसके बाद से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का अर्थ यह होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो हो गया आपका राष्ट्रवाद। ठीक है, 14 अप्रैल 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। उसके पूर्व में फ्रांस में एक निरंकुश राजा का अधिपत्य था। जो फ्रांस था, फ्रांस कंट्री, उसमें निरंकुश राजा का अधिपत्य था। जो राजा थे वह निरंकुश थे, जिस पर कोई अंकुश नहीं रहता था। उसको जो मन आता था वो करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है ये है कि फ्रांसीसी क्रांति से दो बदलाव हुए, एक राजनीतिक बदलाव, एक संवैधानिक बदलाव। ठीक है, क्या क्या बदलाव है वो देखते हैं। जो प्रभु सत्ता थी, सत्ता थी, वह राजस्थान से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में आ गई। ठीक है, और यहाँ पर लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होने लगा। उसके बाद फिर हम यहाँ देखेंगे, और जो वो राष्ट्र गठन होगा उसकी नीति क्या होगी, और लोगों के द्वारा ही तय की जाने लगी। ठीक है, इसके अंतर्गत इतना हुआ। अब हम ये बोर्ड का एक क्वेश्चन है कि फ्रांस में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। तो बोर्ड का क्वेश्चन है 5 नंबर में। हम इसको आराम से लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए, पहला नंबर, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार को संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया। ठीक है, एक विचार जो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल देता था। सेकेंड थिंग, फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। 3 रंग का झंडा था, काला, लाल, पीला। जो कलर था उस झंडा का काला, लाल और पीला था। ठीक है, अब थर्ड थिंग उसमें यह हुआ कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, और उसका चुनाव सक्रिय असेंबली, जो असेंबली था उस सक्रिय असेंबली के द्वारा की जाने लगी। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहला नंबर नाम चेंज कर दिया गया। सेकेंड थिंग ये था कि वहाँ के जो लोग थे, हम लोग 9th में पढ़े थे कि सक्रिय और सक्रिय नागरिक होते थे। सक्रिय नागरिक के अंतर्गत वो आते थे जो वोट दे सकते थे, और सक्रिय नागरिक के अंतर वो आते थे जो महिला होती थी एवं गरीब लोग होते थे जो वोट नहीं दे सकते थे। ठीक है, अब जो फ्रांस में आंतरिक आयात और निर्यात कर था, जो आयात और निर्यात कर था, शुल्क समाप्त था, कर दिया गया। ठीक है, शुल्क को समाप्त कर दी गई। यहाँ पे जो हुई थी सब समाप्त कर दी गई। अब भार तथा नापने का एक समान व्यवस्था की गई। जो भार और नापने का व्यवस्था थी हर जगह अलग अलग थी। हम लोग NCERT बुक अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक जगह था, जैसे एक कपड़ा था, उसकी माप इकाई थी LA। 22 जगह अगर हम पार करते हैं तो 22 जगह का अलग अलग माप था। ठीक है, इसमें हो गया। अब फ्रांसीसी राष्ट्र का एक और लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था भाई? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय करना। सिंपल सा हम अगर इसको समझेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय करना। लेकिन यहाँ पर NCERT बुक में दिया हुआ है कि यूरोप के लोगों को ये निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। जो निरंकुश शासक थे, जिसका कोई अंकुश नहीं किसी पर था, जो मन आता था वो करता था, उससे मुक्त कराने का। अब देखेंगे यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना। जैकोबिन क्लब की स्थापना छात्र एवं शिक्षित मध्य वर्ग द्वारा होता है।
यह क्यों होता है? जब फ्रांसीसी में आ, सामूहिक पहचान की भावना पैदा होती है। क्या चीज़ की? सामूहिक पहचान की जो भावना है वो पैदा होती है, तब फ्रांस की घटना को खबर सुनकर छात्र एवं शिक्षित वर्गों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना होती है। ठीक है। अब जैकोबिन क्लब के अंतर्गत सभी वयस्क पुरुषों का मताधिकार प्राप्त था। जितने भी वयस्क मताधिकार थे, जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा थे, उनको मत देने का अधिकार प्राप्त था। अब हम एक नया टॉपिक देखेंगे। इसके अंतर्गत यह था कि नेपोलियन द्वारा फ्रांस में राजतंत्र वापस लाया गया। अब हम समझेंगे कि पहले वहाँ जो राजतंत्र था, यहाँ पर देखेंगे, ये जो यहाँ पर राजतंत्र था वो हाथ निकल कर फ्रांस के नागरिकों में चला गया था, लेकिन यहाँ पर नेपोलियन ने उसको फिर से लागू किया और कुछ अपने प्रशासनिक क्षेत्र में जहाँ अपना प्रशासन करते थे वहाँ कुछ बदलाव किए। उस बदलाव को नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना था। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ये। 1804 में हुआ था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ 6 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो जन्म लेते थे, जैसे कोई राजा है तो उसका बेटा क्या आपको बन सकता है, मतलब युवराज बनेगा, फिर अगला राजा बनेगा, तो ये जो विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया था। जैसे आज हम लोग लिंग जाति भेद के आधार पर करते हैं ना, कि वो छोटा है वह बड़ा है, छुआछूत का जो भाव रहता है वो सबको बराबर कर दिया गया था। ठीक है। संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार है वह एकदम सुरक्षित कर दिया गया था। ठीक है। सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। सामंती व्यवस्था के अर्थ में हम यह समझेंगे, जो वहाँ की एक व्यवस्था थी, सामंत थी, जो एक एरिया थी, उसकी जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत कर लगाए जाते थे एवं और भी बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिससे गरीब लोगों को, छोटे तबके के लोगों को इफ़ेक्ट होता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया था। और नेक्स्ट थिंग हम ये पढ़ेंगे कि इसमें किसान को, ये इम्पोर्टेंट है, किसान को दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई थी। जागीरदारी से हम लोग मतलब ये समझते हैं कि देखो, कोई भी एरिया होता है उसका जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन लेते हैं ना पैसा बैंक में जाकर, उसी प्रकार से हम जागीरदारी करते हैं। ठीक है। तो भूदास मतलब ज़मीन का जो दास रहता था। जैसे कोई भी ज़मीन, हम इतना ज़मीन है और इसका मालिक कोई एक पर्सन है, वो अपने अंदर 2 पर्सन को काम करवाता है, एक ये है एक ये, उसको काम करवाता है, ये इसका दास हो गया। दास का मतलब होता है सेवक। तो इस ज़मीन का ये दोनों सेवक है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या क्या हुआ, किसान को दास और जागीरदारी की मुक्ति दिलाई गई। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और चीज़ हुआ, यातायात और संचार में व्यवस्था को सुधार गया। जो यातायात और संचार व्यवस्था थी उसको सुधारा गया। ठीक है। कुछ फिगर थी वहाँ पे एनसीईआरटी बुक में, जिसको हम मतलब शॉर्ट पूरा तरीका में लिखे हैं, मक्खन उसका निकाल के हम यहाँ पर लाए हैं। वह देखिए, वियना कांग्रेस हुआ था, एक संधि थी, उसका नाम था वियना कांग्रेस, जो 1815 हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, आगे हम बताएंगे आपको। फिर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन आया था ये 2016 के बोर्ड में, यह क्वेश्चन आया था कि एंड्रियस रेबमान कौन था, इस आया था। तो इसका हम सिंपल सा उत्तर लिखेंगे, एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर से आया था। यह जैकोबिन पुरुष क्लब का, जैकोबिन गुट का एक सदस्य था। ठीक है। और इसको अगर हम और भी लिखना चाहेंगे तो जर्मन पंचांग का मुख पृष्ठ डिजाइन करने वाला था। जो जर्मन पंचांग थी वहाँ की मुख पृष्ठ को इन्होंने ही ड्राइंग किया था, डिज़ाइन किया था 1813 में। 1813 में क्या हुआ कि लैप्संग की लड़ाई हुई, जिसमें नेपोलियन था, वो हार कर फ्रांस लौटा था। जो नेपोलियन था वो हार गया था।
ठीक है। अब लोगों द्वारा फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले जैसे स्वागत किया गया। एक क्वेश्चन आता है कि जब नेपोलियन हार कर रहा था तो उसके बाद फिर फ्रांसीसी सेनाओं को किस तरीक़ों से देखा गया था, किस नज़रिए से उनको देखा गया था। तो उनको पहला स्टार्टिंग में तो सब उसको माना था, लेकिन बाद में उसका सब बहिष्कार किया था और फिर उसके ऊपर मतलब क्या हम कह सकते हैं, गलत गलत नीतियाँ लगाई थी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो उसका आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा समझा देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ पढ़ लें। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ किया गया कि लोगों द्वारा फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले जैसे स्वागत किया गया। ठीक है, यहाँ शुरुआती उत्साह दुश्मनी में बदल गया। जो इस शुरुआती में उत्साह थी कि तोहफा दिया गया, ये जो तोहफा था ये बदल कर आपको दुश्मनी में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, वजह क्या थी भाई। हाँ, चेंज होने का अगर किसी को हम अम, अचानक सडनली चेंज होते हैं तो उसका भी कोई ना कोई तो वजह ही होती है। सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद यह वजह हुई कि नई प्रशासनिक व्यवस्था का राजनीतिक स्वतंत्र के अनुरूप न होना। जो एक नई प्रशासनिक व्यवस्था ये लागू हुआ था, ये जो लागू हुआ था इसको लोग के क्लीन कर देते हैं, पूरा गिजर बिजर है। यहाँ पे जो लागू किया गया था किसके द्वारा, नेपोलियन के द्वारा। ये जो नेपोलियन है इसके द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो लागू किया गया था उसका राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप ना होना। क्यों, इसमें आप देखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, वो ये देखिए, बढ़ा हुआ कर, वहाँ बढ़ा हुआ कर था, सेंसरशिप पूरा इसके अधिकार में आ गया, पूरा इसके कंट्रोल में आ गया था। वह कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर यूरोप के जीत लिया। कौन जीता, कुछ कुछ सेनाएं यूरोप, कुछ कुछ देश जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जीता गया था, उसको जीतने के लिए, जीतने में बहुत सारे फ्रेंच के सेना को जबरन भर्ती हो गया, करा रहा था। जबरन भर्ती का मतलब समझते हैं कि जबरदस्ती उसको भर्ती करा रहा था, जिससे बहुत नुकसान हुआ, जिसके वजह से यह यहाँ पर ये जो उत्साह थी, शुरुआती उत्साह थी, स्वतंत्रता की तोहफा देने वाले जैसे उत्साह थी, जो दुश्मनी में बदल गई। ठीक है, आज इतना ही पार्ट 1 तक। कल हम नेक्स्ट टॉपिक 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट वाट रहा तो पूछ लेना है। ठीक।